नमस्कार। त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्रि, धनतेरस, फिर दीपावली, जमकर खरीदारी करने का वक्त है। इसी मौके का फायदा उठाकर कई ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जमकर डिस्काउंट दे रहे हैं, खरीदारी पर छूट का ऑफर दे रहे हैं। तो लोग खर्च भी करने की तैयारी कर रहे हैं। इस साल अनुमान बहुत ज्यादा है कि लोग खर्च करेंगे। कुछ लोग सोना चांदी खरीद रहे हैं या कुछ लोग अपनी बचत को इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। लगातार बाजार में नई नई चीजें लॉन्च हो रही हैं। नया फोन भी लॉन्च हुआ है तो नई नई एसयूवीज भी लॉन्च हुई हैं। फोन और गाड़ियों के साथ साथ बाजार में लॉन्च हो रहे हैं कई नए म्यूचुअल फंड। तो कैसे रहेंगे ये नए म्यूचुअल फंड आपके लिए, हम आज बात करेंगे। तो पैसे से पैसा बनाने के मुश्किल काम को आसान बनाने के लिए एक बार फिर आपके साथ मैं हूं मेहराज दुबे। फंड का फंडा में आपका स्वागत है। एबीपी न्यूज के इस खास शो में हमारे साथ हैं वैल्यू रिसर्च के फाउंडर और सीईओ धीरेन्द्र कुमार, जो दशकों से आपको रखे हुए हैं आगे। धीरेन्द्र, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि क्या आज खास आने वाला है अगले आधे घंटे के अंदर। तो आपको बता दें, आज हम बात करेंगे कुछ नए लॉन्च हुए म्यूचुअल फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड के आईपीओ कहे जाने वाले एनएफओस के बारे में। क्या है न्यू फंड ऑफर, शेयर्स के आईपीओ से ये कैसे अलग होता है, और नए जमाने में आ गए हैं नए तरीके के फंड। आपको समझाएंगे कैसे हैं ये नए जमाने के फंड। क्या ये फंड रिस्की हैं, जोखिम वाले हैं, या साबित हो सकते हैं आपके लिए एक जैकपॉट। तो बिना वक्त बर्बाद किए बात करते हैं एनएफओस की। और धीरेन्द्र, आपके पास मैं आ रहा हूं इस पहला सवाल लेके कि ये न्यू फंड ऑफर क्या होता है। बाजार में कई नए म्यूचुअल फंड लॉन्च हुए हैं और इनको समझे कैसे पहले, उसके बाद हम आपसे पूछेंगे आगे की सावधानियां क्या बरतनी है। लेकिन न्यू फंड ऑफर होता क्या है? नए फंड लॉन्च करने के ढेर सारे कारण हो सकते हैं। एक तो किसी नई फंड कंपनी की शुरुआत हुई और उसको नया फंड की शुरुआत करनी है, नहीं तो कारोबार में नहीं आ पाएगा। बहुत बार जैसे अभी तक केवल सोने का फंड परमिटेड था और कुछ महीने पहले सेबी ने परमिट किया कि आप सिल्वर फंड भी लॉन्च कर सकते हैं। अब चांदी के फंड भी आ गए, तो उस बारे में भी हम बात करने वाले हैं, बने रहिए। जी हाँ, तो ये च्यवनप्राश नहीं है, ये सिल्वर ये सिल्वर। तो अब ये इन्वेस्टमेंट का च्यवनप्राश। जी हाँ, और शायद ये उतना हेल्पफुल ना हो आपके फाइनेंशियल हेल्थ के लिए, लेकिन अब लोगों के लिए संभव हो पाया। ये एक और निवेश का एक विकल्प लोगों के लिए सामने आ पाया। इस वजह से भी लोग ये फंड, नए फंड की शुरुआत करते हैं। बहुत बार नए कॉन्सेप्ट्स को लोग लाते हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड एक आम आदमी को लुभाने के लिए भी बनाया जाता है। वो इन निवेश के तौर पे वो काम करे या नहीं करे, लेकिन अगर लोगों को लगता है कि ये एक इन्वेस्टिंग थीम है जो उनको लगता है कि काम करेगा, तो उसमें वो पैसा लगाएंगे। और वो पैसा लगाने के बाद वो ठीक से काम करता है कि नहीं करता है। जैसे आपको ध्यान होगा, बहुत साल पहले बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आए थे और लोगों को लग रहा था, और शुरुआत में इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का प्रदर्शन भी बहुत ज़बरदस्त था। लेकिन उसके बाद उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और लोगों को उम्मीद थी, लोगों को लगा कि इसमें खासा फायदा होना चाहिए। भारत में सचमुच में इसकी कमी है और ये मुनाफे का कारोबार भी होगा। तो कई कारणों से नए फंड आते हैं। लगाना नहीं लगाना आपके हाथ में है और आप कोई बहुत बड़ा मौका चूक नहीं रहे हैं अगर आप पुराने फंड में लगातार लगा रहे हैं। ऐसा मत सोचिए कि ये एक नया मॉडल आ गया और इसमें आपने लगाया। क्योंकि धीरेन्द्र, लगातार बड़े बड़े अखबारों में फ्रंट पेज पर बड़े बड़े एनएफओस के विज्ञापन आ रहे हैं कि नया म्यूचुअल फंड लॉन्च हो गया है। और कई लोगों को लग रहा है कि हमने जो इतने साल से म्यूचुअल फंड में लगाया है वो पैसा सही नहीं लगाया, इसमें लगाना चाहिए था। जी हाँ, ऐसा लोगों को लग सकता है और लोगों को लगता भी है, जिस वजह से। लेकिन जो भी व्यक्ति की, किसी भी निवेशक ने अगर 4-5 साल में अगर पैसा लगाया है, लगातार लगाया है, तो उन्हें बिल्कुल ही भरोसे के साथ अपने निवेश पे कायम रहना चाहिए। मेरी सलाह होगी कि अगर आपको कोई चीज़ बहुत अट्रैक्टिव लगता है तो उसमें थोड़ा बहुत पैसा लगाइए। अगर सिल्वर का ऑप्शन आपको लगता है कि ये नहीं था, आपको लगता है किसी वजह से ये कारगर होगा, तो थोड़ा बहुत ज़रूर लगाइए। क्योंकि लोगों को उत्सुकता होती है, लोगों को लगता है कि यहाँ पे फ़ायदा होगा। और लेकिन उसके वजह से जो आपका बड़ा प्लान है, जो बड़ा प्लान है आपके निवेश का, जो बड़ा प्लान है आपके गोल ओरिएंटेड निवेश का, कि आप ये अपने रिटायरमेंट का पैसा लगा रहे हैं, बच्चे के पढ़ाई के लिए पैसा लगा रहे हैं, मकान के लिए डाउन पेमेंट का लगा रहे हैं, उस प्लान को छेड़छाड़ मत कीजिए। तो अपने इन्वेस्टमेंट प्लान को छेड़ना नहीं है। लेकिन धीरेन्द्र, यहाँ पर हमें ये समझना है कि शेयरों के आईपीओ आते हैं बाजार में, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और ये है न्यू फंड ऑफर। ये अलग कैसे हैं? ये क्या सब कुछ सेम है? वहाँ पे शेयर, यहाँ पर म्यूचुअल फंड? नहीं, ये बिल्कुल ही अलग है और इनकी तुलना नहीं होनी चाहिए। इनकी तुलना नहीं होनी चाहिए, इस वजह से नियम बनाया गया था। अच्छा। कि
नए फंड को आईपीओ नहीं कहा जाएगा, फंड का आईपीओ नहीं कहा जाएगा, नया फंड ऑफर कहा जाएगा, क्योंकि जब आप कंपनी का शेयर जब पहली बार आता है तो कंपनी या तो अपनी शेयर जारी कर रही होती है या पहले से वो विकल्प लोगों के पास नहीं है। पिछले दिनों जितने भी आईपीओज आए वो किसी के पास वो शेयर थे और वो शेयर बाजार में पहली बार बेचे गए, तो उस कंपनी के बारे में आपको जानकारी नहीं है और पहली बार वो उपलब्ध हो रहा है। नया फंड जब आता है तो ये फंड नया आ रहा है, कंपनी वही सारी पुरानी है जिसमें वो पैसा लगाएगा और आज के दाम पे लगाएगा। नए फंड में आपको कोई भी ऐसा एडवांटेज नहीं होता है जिसमें कि कंपनी के बारे में ऐसा संभव है कि आप किसी कंपनी का बहुत महंगे दाम पे शेयर खरीद ले, क्योंकि अभी इसका दाम डिस्कवर नहीं हुआ। कई बार ऐसा भी संभव है कि आप बहुत सस्ता खरीद ले क्योंकि कंपनी शायद आशंकित हो कि ज़्यादा दाम पे लोग नहीं खरीदेंगे और उसके बाद खासा फायदा हो जाए, तो भारी मुनाफा या भारी नुकसान होता है आईपीओ में। एनएफओ में तो आपका लगाया हुआ पैसा फंड मैनेजर अगले दिन कल के दाम पे पैसा लगाएगा। तो मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर वो बात तो तय है कि कोई फंड मैनेजर आपका पैसा मैनेज कर रहा है और जबकि शेयरों में रिस्क अलग तरीके का हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। और नए कंपनी में पैसा लगाने का जो रिस्क है वो बिल्कुल ही अलग तरीके का है। तो अब बात करते हैं नए ज़माने के नए म्यूचुअल फंड्स की, और अब सबसे पहले बात चांदी के म्यूचुअल फंड की। और चांदी के वो म्यूचुअल फंड हैं जो चांदी के दाम के हिसाब से ऊपर नीचे होंगे, और अब तो काफ़ी रेगुलेटेड कमोडिटी बाज़ार में चांदी के दाम जान सकते हैं आप, और इन दाम में उतार चढ़ाव बना रहेगा ऐसा अनुमान बता रहे हैं। और कोई 5-6 म्यूचुअल फंड्स के नाम आप देख पाएंगे स्क्रीन पे। एक्सिस हुआ, HDFC हुआ, आदित्य बिरला सन लाइफ हुआ, DSP, ICICI प्रूडेंशियल, निप्पॉन इंडिया, इन सभी बड़े फंड हाउसेज ने सिल्वर फंड लॉन्च कर दिए हैं धीरेन्द्र। तो पहले तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि इस फंड में जो निवेश होगा वो जाएगा कहाँ, चांदी में कैसे जाएगा? बहुत सारे बैंक्स हैं जो कि आपके लिए आपके लिए सिल्वर खरीदेंगे, और इन फंड्स का जो वैल्यूएशन है ये रोज के चांदी के बदलते दाम पे निर्भर करेगा। जिस तरह से गोल्ड ETF काम करता है या जिस तरह से गोल्ड फंड काम करता है कि निवेशक अपना पैसा देता है फंड कंपनी को, फंड कंपनी खरीदती है सोना, सोने का रसीद फंड कंपनी के पास होता है। जिस तरह से आपके पास शेयर का रसीद होता है, क्योंकि शेयर आपके पास हाथ में नहीं होता है, शेयर आपका डिपॉजिटरी के पास होता है, उसी तरह से सोने के आप इतने सोने के आप हकदार हैं और उस सोने का आपके पास रिसीट है, और उसके बदलते दाम की वजह से इसका NAV बदलेगा। और अगर चांदी का दाम कम हुआ तो आपको नुकसान होगा, बढ़ा तो फायदा होगा। और पिछले 10 साल में और ये जो बारीकियां हैं जिस तरह से इसको चलाया जाता है, ये पिछले 10-12 साल में गोल्ड ETF से ये परफेक्ट हो चुका है। चांदी का जो परफॉर्मेंस है पिछले 10 साल में इंप्रेसिव नहीं है, लेकिन यहाँ भारी उतार चढ़ाव देखा जाता है, और ये लोगों के लिए एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन का एक जरिया हो सकता है। यानी सबको फिर नहीं खरीदना चाहिए, सारे रिटेल जो इन्वेस्टर हो? जी हाँ, मुझे लगता है कि आमतौर पर आपको नहीं खरीदना चाहिए। पूंजी जिसमें आप लगाते हैं, जिसमें आपका पैसा बढ़ता है, वो तो आपको फिक्स्ड इनकम में पैसा लगाना चाहिए, बॉन्ड्स में पैसा लगाना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, वहाँ ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा, और इक्विटी में लगाना चाहिए ज़्यादा रिटर्न के लिए। इसमें पैसा लगाना चाहिए केवल एक काउंटर बैलेंस करने के लिए, ये एक आपके लिए बहुत बुरे दिन का एक ये सब्स्टिट्यूट है, तो ये आपके पूरे पैसे का 2-4% हो सकता है। उसके अलावा ये एक आप जब धनतेरस में खरीदते हैं सोना या चांदी, तो उसके बजाय ये आपके लिए एक छोटा कलेक्टिबल हो सकता है। तो ये तो बात हुई चांदी के फंड्स की, और अब कुछ और थीम्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर धीरे धीरे बात कॉम्प्लिकेट होने वाली है, जटिल होने वाली है। हम अब बात कर रहे हैं कुछ बिजनेस साइकिल फंड्स की जो बाजार में नए आए हैं, और ये फंड्स जो हैं या कंजम्पशन फंड्स, ये इनके बारे में पूछना है धीरे से, लेकिन ये है इंडस्ट्री की हालत के हिसाब से कंपनियों में निवेश करेंगे कि कौन सी कंपनियां ऊपर चढ़ रही हैं, नीचे चढ़ रही हैं, बिजनेस साइकिल के हिसाब से, क्योंकि कभी कोई उद्योग नीचे जाता है, कभी कोई उद्योग ऊपर जाता है, और कुछ खास आइडिया में निवेश है। तो कोटक, SBI, एक्सिस और ICICI प्रूडेंशियल के अलावा कई बड़े फंड हाउसेस ने ये कंजम्पशन फंड्स उतारे हैं बाजार में। इसके अलावा बिजनेस साइकिल की बात करें, बिजनेस साइकिल फंड्स, तो आदित्य बिरला सन लाइफ, बड़ौदा BNP पारिबा और टाटा म्यूचुअल फंड ने भी बिजनेस साइकिल फंड बाजार में उतारे। तो धीरेन्द्र, ये बिजनेस साइकिल क्या चीज़ होती है? सबको इससे परिचित है कि जो आर्थिक चक्र है वो चलता रहता है, रिसेशन आता है, फिर बूम टाइम आता है, फिर ये बदलाव चलता रहता है। अभी हाल फिलहाल दुनिया भर के बाजार में देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके शेयर इसलिए गिरे हैं क्योंकि लगता है कि उनका डिमांड बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल वहाँ रफ्तार कम हो जाएगा, और बहुत सारे फंड मैनेजर्स इससे फ़ायदा उठाने के लिए बिजनेस साइकिल को टाइम करते हैं, और उस नज़रिए से इस फंड को चलाया जाता है कि बिजनेस साइकिल को ध्यान में रखते हुए
किस सेक्टर का आउटलुक बहुत प्रॉमिसिंग है। ये जो कंजम्पशन का थीम है, ये तो बहुत ही साधारण थीम है और मुझे लगता है कि ये लंबे समय तक भारत में वैलिड रहने वाला एक थीम है। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे भारत में बहुत बड़ी आबादी के कंजम्पशन के वजह से हम कंसिस्टेंट लगातार बेहतर रिटर्न या उनके अर्निंग्स में बढ़त देखते हैं। किसी का 100 रुपये लगा हुआ म्यूचुअल फंड में, तो बिजनेस साइकिल फंड में कितने डालते हैं? अगर आप नहीं डालते हैं तो कोई ऐसे बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी को आप मिस नहीं कर रहे हैं। लेकिन पहले इनको साबित कर लेने दीजिए। अगर कोई फंड साबित करता है कि वो बहुत अच्छे तरीके से चला रहा है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल है, अगर कोई फंड मैनेजर इसको बहुत बारीकी से चलाता है तो बिजनेस साइकिल फंड में ज़्यादा एवरेज से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करने का पोटेंशियल है। यहाँ पर अब मैं एक तले और नीचे जा रहा हूँ, टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ। टेक्नोलॉजी और एआई वाले म्यूचुअल फंड बाजार में आ गए हैं। ये कंपनी उन कंपनियों में निवेश करेंगे जो या तो बैटरी वाली कारें बना रहे हैं या बैटरीज उस तरह के काम में लगे हुए हैं, उन कंपनियों में निवेश करेंगे, या फिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली कंपनियों में काम करेंगे। कई विदेशी शेयरों में भी निवेश कर सकते हैं क्योंकि एआई और टेक्नोलॉजी का फ़ायदा विदेशी शेयरों से भी मिल सकता है। तो ऐसे दो नाम मिराई म्यूचुअल फंड के हैं नाम जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। धीरेन्द्र, एआई जब हर चीज़ में एआई है, मेरे फ़ोन में एआई है, मेरे कार में एआई है, तो फिर म्यूचुअल फंड में भी एआई क्यों ना हो? जी हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये पहला ऐसे दो इन्वेस्टमेंट हैं जो कि खास तरीके से भारतीय निवेशकों के लिए पहली बार उपलब्ध हुए हैं। इनका फ़ायदा भी हो सकता है। निवेशकों को इनको कंसिडर करना चाहिए। 1-2 साल, 4 साल, 5 साल का नज़रिया रखें तो इन कंपनियों को खासा फ़ायदा होने वाला है। और ये जो कंपनियां हैं जिनमें कि ये पैसा लगेगा और इस ETF का वो भाग है, ये बहुत ही खास कंपनी है और इस तरह की कंपनियां भारतीय निवेशकों को भारत में उपलब्ध नहीं है। तो इसमें नॉवेल्टी है, प्रॉमिस है और धीरे धीरे ज़रूर इसमें थोड़ा पैसा आपको लगाना चाहिए। निवेशकों का 5-10% पैसा इस तरह के फंड में हो सकता है क्योंकि दुनिया काफ़ी रफ्तार से बदल रही है और अभी तक भारतीय निवेशकों के पास ये विकल्प नहीं था आसानी से इसमें पैसा लगाना। तो नए ज़माने के म्यूचुअल फंड्स की हम बात कर रहे हैं और बात टेक्निकल होती जा रही है, जैसा मैंने आपसे कहा। अब अगली बात मैं कर रहा हूँ स्मार्ट बीटा म्यूचुअल फंड्स की। ये स्मार्ट बीटा क्या है? ये इंडेक्स को मात देने की कोशिश है, लेकिन इसको कुछ और समझना पड़ेगा धीरेन्द्र आपसे। शुरुआती निवेश इसमें ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा कह रहे हैं एनालिस्ट। आपका क्या कहना है? चूँकि ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं, टेक्निकल होती जा रही हैं, तो मैं सरल तरीके से बताऊँ कि इंडेक्स बीटा है। अगर इंडेक्स में जो भी रिटर्न मिल रहा है वो आपको समझना चाहिए कि बीटा है। अगर आपके पास कोई निवेश है और वो बिल्कुल इंडेक्स जैसा बढ़ रहा है या इंडेक्स जैसा गिर रहा है तो आपका बीटा 1 है। यानी सेंसेक्स निफ्टी के हिसाब से वो के हिसाब की तुलना में अगर वो उतना ही बढ़ रहा है उतना ही गिर रहा है तो आपका बीटा 1 है। अब स्मार्ट बीटा क्या है कि ये बीटा से को स्मार्टली बीट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक फॉर्मूला के तहत, एक नियम बनाने के तहत। क्योंकि अगर इसको स्मार्टली बीट करने के लिए अगर रोज़ सुबह फंड मैनेजर अगर ये निर्धारित करेगा तो वो एक्टिव फंड मैनेजमेंट हो जाएगा। तो इसके बजाय कुछ नियम बना करके कि हम क्वालिटी में लगाएंगे, हम इस तरह की कंपनी में लगाएंगे, वेटेज बदलेंगे और वो इंडेक्स को बीट करने के लिए कुछ ऐसे नियम को फॉलो करेगा जिसको कि डिसिप्लिन तरीके से, वो भी इंडेक्स ही है। स्मार्ट बीटा का एक अपना नियम होगा जो कि इंडेक्स के यूनिवर्स पे ही उन्हीं कंपनियों पे जारी होगा और उसको उससे इंडेक्स से बेहतर रिटर्न की कोशिश में वो फॉलो किया जाए। तो ये फंड मैनेजर को भी डिसिप्लिन सिखा देगा ये फंड मैनेजमेंट, ये इस तरह की म्यूचुअल फंड। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर के लिए, हमारे जो छोटे निवेशक हैं, उनको क्या करना चाहिए? मुझे लगता है निवेशकों को बहुत ही सिंपल रखना चाहिए कि आप अधिकतर पैसा अपना एक्टिव फंड मैनेजमेंट चुन सकते हैं, उसमें लगाइए। अगर आप नहीं चुन सकते हैं तो इंडेक्स फंड में पैसा लगाइए, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए ये गेस कर पाना कि कौन सा वाला स्मार्ट बीटा काम करेगा, उसका कारण क्या है, उसका रैशनल क्या है, ये बड़ा मुश्किल है। और अब बात करते हैं बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की। ये भी कई एनएफओस में ये थीम दिखाई दे रही है धीरेन्द्र। इसमें शेयर और बॉन्ड में निवेश दोनों तरह के निवेश होंगे और इसके अलावा शेयरों का हिस्सा यानी बदलता रहेगा, उसका एडवांटेज आपको मिलेगा। और ये आजकल ट्रेंड में दिखाई दे रहे हैं, मुझे कई अखबारों के फ्रंट पेज पर इनके विज्ञापन दिखाई दे रहे हैं। फिर चाहे वो फ्रैंकलिन इंडिया का बैलेंस एडवांटेज फंड हो, महिंद्रा का बैलेंस एडवांटेज फंड हो, या कुछ और, जैसे मिराई एसेट ने भी ये फंड बाज़ार में लॉन्च किए हैं, LIC म्यूचुअल फंड ने भी लॉन्च किए हैं और तमाम वो नाम जो म्यूचुअल फंड्स के बैलेंस एडवांटेज फंड जो बाज़ार में हैं वो इस वक्त स्क्रीन पर हैं। धीरेन्द्र, इसमें करना क्या है फिर?
नहीं, बैलेंस एडवांटेज फंड बहुत ही प्रॉमिसिंग फंड है। कोई भी निवेशक अपनी निवेश की शुरुआत कर रहा है तो ये ऐसे फंड हैं जो चढ़ते बाज़ार में चढ़ते हैं, गिरते बाज़ार में गिरते नहीं, उस रफ्तार से गिरते नहीं। और आप समझिए कि 1/3 पैसा इसका फिक्स्ड इनकम में लगा हुआ है, 1/3 पैसा हमेशा ही इक्विटी में लगा रहता है, और बाकी 1/3 फंड मैनेजर अपने विवेक को यूज़ करके डिसाइड करता है कि ये इक्विटी में लगा रहे या डेट में लगा रहे। और बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि शुरुआती निवेशक जो कि भारी गिरावट से डर के हमेशा बाज़ार में से भाग जाता है, उसके लिए ये बहुत ही कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है। तो मुझे लगता है कि ये और पुराने ऐसे बैलेंस फंड हैं जो कि जिनका कि प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है जी, तो इनको रिटर्न के लिए केवल इसमें निवेश ना करें, इसमें शुरुआत में अपना विश्वास जमाने के लिए इन फंड पे में निवेश करके अपनी शुरुआत करें। इसमें धीरेन्द्र ये समझना है कि इसमें भी बैलेंस एडवांटेज फंड में भी SIP करनी है या एक मुश्त पैसा डाल सकते हैं? अगर आपको 4-5 लाख रुपए लगाना है तो इसको SIP करने के बजाय लंबे समय में इसको 4-5 महीने में स्प्रेड कर देते हैं तो आपका एक मुश्त करीब पैसा भी लग गया और SIP भी हो गया। यहाँ पे इक्विटी बाज़ार में जो बड़ा खतरा होता है कि आप सबसे ऊंचे दाम पे अपना सारा पैसा लगा दें, उस खतरे को आप इसमें कम कर देते हैं। तो ये बात हुई बैलेंस एडवांटेज फंड की, और उम्मीद है कि फंड का फंडा की इस बातचीत से आपका भी एडवांटेज हो पाएगा इन फंड्स में। तो आज हम बात कर रहे हैं लगातार नए ज़माने के फंड्स की। हमने चांदी के फंड की बात की, हमने टेक्नोलॉजी AI की बात की, हमने बीटा की बात की और बैलेंस एडवांटेज की बात की, बिजनेस साइकिल की बात की। तो बाज़ार में तमाम नए फंड्स हैं और उस पर आपने ध्यान से सुनी होगी सलाह। लेकिन एक फाइनल सवाल धीरेन्द्र कि क्या जो हमने सारे रूल पहले बताए हुए हैं वो हमें दोहराना चाहिए? क्या वो सारे जो रूल हैं वो इस इन्वेस्टमेंट पर भी लागू होंगे? जी हाँ, वो सारे रूल इस निवेश पे लागू होंगे। आप अगर लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं SIP ज़रूर कीजिए। आपका शुरुआती व्हीकल बैलेंस फंड या बैलेंस एडवांटेज फंड या इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड होना चाहिए। कई सालों के निवेश के नज़रिए से करें। इसमें से अगर कुछ पैसा लगाना हो, सिल्वर फंड में पैसा लगाना हो तो थोड़ा बहुत लगाइए और उससे बहुत उम्मीद मत रखिए, और कभी उससे खास फ़ायदा हो जाए तो उस पैसे को निकाल भी लीजिए। लॉन्ग टर्म आपका बिल्कुल उससे छेड़छाड़ ना करें, एक प्लान बनाएं, उस पर कायम रहें। प्लान बनाएं, कायम रहें और फंड का फंडा देखते रहें। याद रखिए ABP न्यूज़ पर हर संडे, हर रविवार दोपहर 1:37 पर, और हमारे ये सभी एपिसोड्स आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब हैंडल्स पर ABP न्यूज़ के जो हैं वहाँ भी देख सकते हैं। यूट्यूब हैंडल पर पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है फंड का फंडा की, तमाम एपिसोड्स और छोटे छोटे क्लिप्स। तो आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। याद रखिए कि हर पिछले कुछ बार नहीं हुआ, लेकिन इस बार से हर रविवार एपिसोड के पहले हम आपसे फेसबुक पर लाइव भी होंगे ताकि आपके कुछ चुनिंदा सवालों के जवाब दे सकें। तो धीरेन्द्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फंड का फंडा के लिए वक्त निकाला। आज इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।